अब तक आपने पढ़ा था मनुष्य का ब्लड, यानी मनुष्य का जो ब्लड होता है कितने प्रकार का होता है। मनुष्य का जो ब्लड होता है वह 4 प्रकार का होता है। अगर उनके ग्रुपों की बात की जाए, यानी मनुष्य के ब्लड की अगर बात की जाए तो वह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। अगर इनके ग्रुप की बात कर ली जाए तो इनके ग्रुप कितने हो जाते हैं? 4 प्रकार का जो ब्लड होता है, ब्लड में कितने बन जाते हैं, यानी उनके ग्रुप अलग अलग बन जाते हैं। वो अलग अलग ग्रुप क्या बनते हैं? जैसे ए का बन जाता है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब हम जो डिस्कस करेंगे, इससे आगे हम डिस्कस ये करेंगे कि विभिन्न जीवों के, अगर मनुष्य के कश की बात की जाए कि मनुष्य जो है उसके हृदय में कितने कश होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कश होते हैं। ठीक है। आलिन ऊपर वाले कश को कहा जाता है, नालिन नीचे वाले कश को कहा जाता है। अब हम इससे आगे जो डिस्कस कर रहे हैं वो आप जरूर ध्यान से देखें कि यानी मनुष्य, इनके बाद जो विभिन्न जीव हैं पृथ्वी पे, जो अन्य जीव हैं, उन जीवों के जो हृदय हैं उनमें कौन कौन से कश होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मछली हो गई, मछली में कितने कश होते हैं? मछली की अगर बात की जाए, मछली की जो कश होते हैं तो उसके हृदय के 2 कश होते हैं। अगर सरीसृप की बात की जाए तो सरीसृप रंग के चलने वाले जीव हैं, इनकी जो संख्या की बात की जाए कि इनके कितने कश होते हैं, इनके 3 कश होते हैं। अगर उभयचर की बात कर ली जाए तो उभयचर पानी में रहते हैं और इनके जैसे, और जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। उभयचर जैसे जीव होते हैं, जैसे मगरमच्छ मान लीजिए, मगरमच्छ आपको जमीन पे भी मिलेगा और पानी में भी मिलेगा। तो इनके जो संख्या होती है हृदय की उसकी 4 होती है, और कुछ जीवों की जो उभयचर होते हैं उनके कशों की संख्या 3 होती है। पक्षी की अगर बात कर ली जाए तो पक्षी की जो हृदय कश की बात की जाए तो हृदय कश कितने होते हैं? पक्षी के जो हृदय कश होते हैं वह 4 होते हैं। अब कुछ स्तनधारी आ जाते हैं। अब जैसे स्तनधारी में पक्षी के हृदय कश की बात की जाए तो पक्षी के जो हृदय कश की संख्या होती है वह 4 होती है। अगर स्तनधारी की बात की जाए तो स्तनधारी जो भी होते हैं उनकी जो कशों की संख्या, हृदय के कशों की बात की जाए तो वह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कॉकरोच की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा, अगर हृदय कश जो सबसे ज्यादा होते हैं वह किसमें होते हैं? कॉकरोच में होते हैं। अब जैसे मनुष्य ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन पचेगा भी, पचने के बाद जो यानी बहुत ज्यादा पचने के बाद फिर उसको यानी जब निकलने के लिए निष्कासन की भी जरूरत पड़ती है। तो निष्कासन किस माध्यम से करता है? मल मूत्र के माध्यम से वह पचे हुए भोजन को निष्कासन कर देता है। मनुष्य के पाचन में, यानी मनुष्य का ऐसा रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर लेता है, पाचन कहलाता है। पाचन क्रियाओं को जो अंग मदद करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसकी अगर बात की जाए तो उसे मुख गुहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख गुहिका। अब ये शुरू कहाँ से होता है? अगर ये पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है? जैसे आप भोजन आने आपके मुख के अंदर चला जाता है तो उस मुख से ही उसके भोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पचने की। मुंह के बाद ग्रास नली में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में अगर बात की जाए तो वह पेट होता है। अगर छोटी आंत की बात की जाए तो छोटी आंत को हम दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या होता है? शुद्रांत होता है। बड़ी आंत की बात की जाए तो बड़ी आंत क्या होता है? बृहदान्त्र होता है। मलाशय और गुदा, मलाशय और गुदा। ठीक है। पाचन प्रक्रिया की अगर बात की जाए कि पाचन प्रक्रिया करती कैसे काम है, तो सबसे पहले अंतःग्रह में जाता है भोजन। इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य भोजन को अंदर, शरीर के अंदर लेता है। ठीक है। यह प्रक्रिया मुख गुहिका के द्वारा होती है। अब मुख गुहिका की बात की जाए, जिस मुख बोल रहे हैं तो मुख से यह शुरू हो जाए। तो मुख गुहिका से जीभ और दांत होते हैं। अब मुख गुहिका में होती क्या क्या चीजें? अब मुख गुहिका में एक तो आपकी टंग आ गई, दूसरे आपके टीथ आ जाते हैं। जीभ के ऊपर कलकाएं पाई जाती है। अब जैसे जीभ के ऊपर आपने देखा होगा वो क्या होती है? कलकाएं होती हैं।
मुख गलका में जीभ और दांत, जीभ के ऊपर कलकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती है। कलकाएं क्या काम करते हैं? जब भोजन को चखने में मदद करते हैं। जीभ भोजन के लार के साथ मिलाने पर निकलने से मदद करता है। दांत से भोजन को काटा जाता है। अब दांत का काम क्या होता है? अगर दांत की बात की जाए कि यानी मुख के अंदर, चलो ठीक है, जीभ का अलग काम हो गया। अब यानी दांत का क्या काम है? दांत क्या करता है? भोजन को काटता है, चीरा जाता, पीसा जाता और चबाया जाता। क्या काम है दांत के? अगर दांत की बात की जाए कि दांत से क्या क्या काम लिए जाते हैं, तो चीरा जाता है, पीसा जाता और चबाया जाता। पाचन की बात की जाए तो इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। अगर पाचन की बात की जाए तो पाचन में क्या होता है? भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य अमाशय में होती हुई छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत की मैंने आपको लंबाई, अच्छा नहीं बता, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई की अगर बात की जाए तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर होती है। मुंह में लार और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। मुंह में जो लार होती है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह किसकी मदद करती है? वह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से पाचन होती है। छोटी आंत की अगर लंबाई की बात की जाए तो छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। भोजन का पाचन लार ग्रंथि, यकृत, लीवर और अग्नाशय द्वारा निकाले गए रसों से होता है। कैसे निकाले गए रसों से होता है। अमाशय में भोजन के पाचन तेजी से, क्योंकि भोजन के मथन करने से इसकी सतह का क्षेत्रफल, अगर भोजन का मथन किया जाए तो इसका क्या क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। एंजाइमों की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अमाशय में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर अमाशय में अगर रस की बात की जाए तो अमाशय में जो रस की प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अम्लीय होती है। अवशोषण की अगर बात की जाए कि अवशोषण क्या होता है, इस प्रक्रिया में भोजन मौजूदगी पदार्थ शरीर को अवशोषित करते हैं। यानी शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं शरीर में द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होती है। छोटी आंत की बात की जाए, छोटी आंत में क्या होता है? वसा होता है, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बड़ी आंत में जल और खनिज अवशोषण होते हैं। इसकी लंबाई, अगर बड़ी आंत की लंबाई की बात की जाए तो बड़ी आंत की मैंने आपको पहले ही, जैसे यानी छोटी आंत और बड़ी आंत जब साथ में आए थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर और बड़ी आंत की अगर लंबाई की बात की जाए वह 1.5 मीटर होती है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन रक्त द्वारा शरीर में विभिन्न अंग होता है। अब स्वांगीकरण का क्या होता है? स्वांगीकरण में ये होता है कि यानी अवशोषित जो भोजन है वह पदार्थ रक्त के द्वारा विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। बहिष्करण या निष्कारण। अब यानी जो भोजन पच गया उस भोजन को स्टोरेज तो किया नहीं जाता है। भोजन पचने के बाद यानी अगर स्टोरेज कर लिया जाता तो यानी आपको प्रत्येक दिन भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए क्या, जो भोजन पच गया उसको बहिष्करण या निष्कासन किया जाता है। इसके लिए क्या होता है? इस प्रक्रिया को अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचित जो भोजन होता है वह शरीर के बाहर निकल जाता है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है। किसमें इकट्ठा? अगर ये पूछ लिया जाए कि अपचित जो आपका भोजन है वह कहाँ पर इकट्ठा होता है? अपचित भोजन आपका मलाशय में इकट्ठा, कुछ समय बाद गुदा द्वारा मल के रूप में। अब गुदा द्वारा जो होता है वह क्या होता है? मल के रूप में यानी बाहर निकल जाता है। पाचन विषय पर डॉक्टर विलियम बोमेंट ने क्या कहा? अब विलियम बोमेंट ने जो खोजबीन की थी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अनेक प्रयोग किया और पता लगाया कि पेट में खाना अच्छी तरह से पिस जाता है।
जिससे भोजन जल्दी पच जाता है। जिससे भोजन क्या हो जाता है कि पेट में अगर भोजन गया है तो भोजन क्या अच्छी तरह से पच जाता है, जिससे क्या जल्दी भोजन पच जाता। अब यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। सबसे पहले जीव के बारे में हम डिस्कस कर चल दोनों का एक साथ ले लेते हैं, जीव और दांत। अब जीव का काम तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जीव का जो काम होता है, जीव का काम क्या होता है। जीव का काम ये होता है कि स्वाद चखने के लिए होता है, स्वाद का पता चलता है। अब जीव में अब जीव के कुछ पार्ट होते हैं, उस पार्ट में यानी अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया कि अलग अलग चीजें कैसी होती हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि जीव का जो अगला भाग होता है, अगला जो भाग होता है वह क्या मीठे का पता लगाता है। अगला भाग किसका पता लगाता है? मीठे का पता लगा। पिछले भाग की बात की जाए तो पिछला भाग कड़वा और तीखा, और दोनों साइड में, अब पिछला भाग हो गया वह कड़वा और तीखा का पता लगा, और दोनों साइड में जो होते हैं उनका क्या काम होता है? खट्टा मीठा का पता चलता। मनुष्य मनुष्य में आयु के आधार पर दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर एक दूध के दांत, नंबर दो स्थायी दांत। अगर दूध के दांत ना कह के अस्थायी दांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। अस्थायी दांत यानी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर आप प्रवेश करें तो वहां पर बोला जाता है कि यानी जो अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांत की जो संख्या होती है, अस्थायी दांत की संख्या होती है 20, ठीक है। दूध के दांत की अगर बात की जाए तो दूध के दांत भी 20 ही होते हैं। स्थायी दांत की बात की जाए तो स्थायी दांत के बाद टोटल बात की जाए तो वे कितने होते हैं? यानी वह 32 होते हैं। 8 साल तक ये टूट जाते हैं। अब यानी जो दूध के दांत होते हैं वह 8 साल तक टूट जाते हैं। 8 साल के बाद ये निकलते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वह 8 साल, दूध के दांत 8 साल तक टूट जाते हैं और स्थायी दांत 8 साल के बाद ही निकलते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन, जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। यानी क्या? जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। अब उत्सर्जन अंग से कौन कौन से हो सकते हैं? अगर उत्सर्जन अंग की बात की जाए तो यह मनुष्य के गुर्दा हो सकता है, वक्र फेफड़ा यानी फुसफुस हो सकता है, त्वचा यकृत लीवर हो सकता है और मलाशय होता है। मनुष्य में उत्सर्जन रूप से मूत्र यानी पेशाब और मल के रूप में निकलता है। मलमूत्र के माध्यम से यानी जो उसके मनुष्य का उत्सर्जन होता है मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। अब हम जो डिस्कस करेंगे एक गुर्दा या वक्र के बारे में करेंगे। मनुष्य में दो गुर्दे पाए जाते हैं, ये मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये क्या है? उत्सर्जन अंग होते हैं। इनका आकार राजमा की फली जैसा होता है। राजमा की जो फली देखी है उस जैसा होता है। जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है तब गुर्दे उसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। उपयोगी पदार्थ से रक्त पुनः अवशोषित कर लेता। अगर उपयोगी पदार्थ की बात की जाए तो उपयोगी पदार्थ में पुनः अवशोषित कर लेता और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र की में शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर जो हानिकारक पदार्थ होता है वह जल में घुलकर और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। बकरी की अगर बात की जाए तो बकरी में क्या होता है? गुर्दा होता है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग का उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। फेफड़ा की अगर बात की जाए तो फेफड़े कितने होते हैं? मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवरोध पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। कार्बन, ठीक है। अगर त्वचा की बात कर ली जाए, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में, अब त्वचा से जो क्या होता है, त्वचा से कोई ना कोई तो पदार्थ बाहर निकलेगा। तो उसके जो त्वचा से जो पदार्थ बाहर निकलता है वह पदार्थ कौन सा होता है? त्वचा से जो पदार्थ बाहर निकलता है वह पदार्थ होता है
पसीना। क्या पदार्थ बाहर निकलता है त्वचा से? पदार्थ पसीना बाहर निकलता है। पसीने में जल, पानी और लवण। पसीने में जल होता है वह पानी, और लवण होता है वह नमक होता है। इसलिए पसीने का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। लीवर की अगर बात की जाए कि यकृत क्या है, मनुष्य में एक लीवर पाया जाता है। लीवर अमीनो एसिड या अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यह यूरिया मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। मूत्र के द्वारा क्या होती है? यह यूरिया बाहर निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं मलाशय। मनुष्य के जब भोजन हो जाता है, भोजन होने के बाद क्या होता है? वह भोजन पच जाता है। पचने के बाद क्या होता है? भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। किसमें इकट्ठा हो जाता है? मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा भोजन, अपचा भोजन कुछ समय बाद, ठीक है, गुदा और मलमूत्र के रूप से बाहर निकल जाता है। मनुष्य के अगर श्वसन की बात कर ली जाए, मनुष्य का श्वसन, अगर मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करता? मनुष्य ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब यहीं पर अगर उल्टी बात कर ली जाए कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब मनुष्य, अब तक जो हमने क्या इंटरनल ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम क्या उसके जो आउटर ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आउटर ऑर्गन्स का क्या क्या काम रहता है। मनुष्य के जो श्वसन अंग हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वह नेक्स्ट डे करेंगे। अगर यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते थे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। डिस्क्रिप्शन में जाके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।